नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने क्विक कंसेप्ट प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन यानी ईएसजेड, जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और आए दिनों आप इसके बारे में चर्चा सुनते होंगे, क्योंकि इसके बारे में देश के अलग अलग क्षेत्रों में आजकल विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इस आधार पर विरोध देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और दूसरा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इनका जो अनुपालन है उनको करने के दौरान जो प्रवर्तन अधिकारी हैं वो वन समुदाय के जो लोग हैं उनके अधिकारों को क्या है कि वो उपेक्षित करते हैं, और इससे यहाँ के जो समुदाय हैं उनके जीवन, उनकी आजीविका के सामने क्या है कि प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आते हैं और इसके संदर्भ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो इस कारण से ये जो इको सेंसिटिव जोन है टॉपिक, ये अक्सर चर्चा में रहता है। तो संक्षिप्त में इसके बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये ईएसजेड यानी इको सेंसिटिव जो जोन है ये होता क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें क्या है कि संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन्य जीव अभयारण्य है, या जो संरक्षित वन है, जो फॉरेस्ट रिजर्व है, उनके आसपास के क्षेत्रों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक बफर जोन के रूप में इसको निर्मित किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसकी डिफिनीशन है। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर जो ईएसजेड होते हैं, जो निर्मित किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, तो इनके पीछे आखिर उद्देश्य क्या होता है। तो जो भी आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे हमने पहले ही बात किया कि देश के विभिन्न आरक्षित क्षेत्र जैसे कि जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, या जो भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर या इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में जो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए एक कह सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर क्षेत्र के रूप में इसको निर्मित किया जाता है, ताकि क्या हो कि ये जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके ऊपर जो बाहरी वातावरण है, या कह सकते हैं कि उससे सटे हुए जो नगर हैं या जो अन्य गतिविधियां हैं, उनका प्रभाव इन संरक्षित क्षेत्रों पर न पड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए या इसी उद्देश्य को देखते हुए क्या है कि ईएसजेड को क्या किया जाता है, ये निर्मित किया जाता है। अगर हम इससे जुड़े हुए कुछ खास तथ्यों की बात करें तो पहले ही हमने बताया कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसकी जो सेक्शन 3 है यानी धारा 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा एसजेड को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि जब ये अधिनियम बना था उसमें इस टर्म का उल्लेख नहीं था, लेकिन अब क्या है कि इसी के अंतर्गत जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको अधिसूचित किया जाता है। और केंद्र सरकार ने ईएसजेड पर कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और अगर उनकी हम बात करें तो इसकी जो सीमा होगी वो संरक्षित क्षेत्र के 10 किलोमीटर तक निर्धारित की है। ठीक है, अगर हम इमेज को देखें, जैसे ये आपका इमेज है, जैसे मान लिया कि ये संरक्षित क्षेत्र है, तो इस संरक्षित क्षेत्र के चारों तरफ एक बफर जोन के रूप में क्या है कि ईएसजेड को निर्मित किया गया। तो ये कहा गया है कि ये जो पहले दिशा निर्देश आया था कि ये जो सीमा होगा वो 10 किलोमीटर होगा, लेकिन बाद में क्या है कि इससे जुड़े हुए कुछ खास कह सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी हुए। अगर उनकी हम बात करें तो संवेदनशील जो गलियारे हैं, यानी कि खास जो सेंसिटिव कह सकते हैं कि जो कॉरिडोर हैं, या फिर कह सकते हैं जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, और इसी के साथ पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से या पारिस्थितिकी रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान है, अगर वो उस क्षेत्र से संलग्न है, उसी के आसपास अगर अवस्थित है, तो ये जो रेंज है 10 किलोमीटर, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था
कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो पूरे देश में एक समान नहीं हो सकते। इसे संरक्षित क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि जितने भी अलग अलग इको सेंसिटिव जोन हैं उनके परिस्थितियां वहां के एटमॉस्फेयर के अनुकूल हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अगर तुलना करें तो सबकी अपनी विशेषता है और इसी आधार पे इस तरह का जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और पर्यावरण की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों में जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उनको विनियमित किया जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है और इको सेंसिटिव जोन में जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको क्या है कि मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर हम बात करें पहली कि जो क्या है कि जो प्रोहिबिटेड है एक्टिविटी, यानी कि इस क्षेत्र में जो गतिविधियां या जिन गतिविधियों पर रोक है, अगर उनकी बात करें तो कमर्शियल रूप से यानी वाणिज्यिक रूप से जो माइनिंग है, जो खनन है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरी अगर हम बात करें कि वैसे उद्योग जिनसे क्या है कि प्रदूषण होता है तो उन पर भी रोक लगाई गई है। और इसी के साथ अगर बड़े स्तर की कोई जल विद्युत परियोजना है उस पर भी रोक लगाया गया है। इस क्षेत्र में जैसे लकड़ियों को काटने के लिए जो आरा मिल होते हैं उन पर भी रोक लगाया गया है। और टूरिज्म के अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार के जो हॉट बैलून उड़ाए जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट उत्पादन वाले जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी पूरी तरह से रोक है। तो ये पहले प्रकार की कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें रोक लगाई गई है। दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है कि विनियमित गतिविधियां, ठीक है, जो कुछ खास नियमों, कुछ आदेशों का पालन करते हुए वो संचालित की जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें पहली जो एक्टिविटी है वो है पेड़ों की कटाई, ठीक है। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होंगे जो सूख गए होंगे, जो मृत हो चुके होंगे, डेड हो चुके होंगे, तो वो कुछ खास परमिशन या कुछ खास रूल के अंतर्गत उनको काटने के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ जैसे होटल है, रिसोर्ट्स है, इनकी स्थापना भी ऐसे क्षेत्रों में कुछ खास विनियमों के द्वारा की जा सकती है। प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। कृषि प्रणाली में भारी बदलाव को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कीटनाशकों का उपयोग जो है कुछ खास परिस्थितियों में इसके लिए किया गया है। और सड़कों का जो चौड़ीकरण है यानी उनकी जो चौड़ाई बढ़ाई जाने की बात है, या फिर कह सकते हैं कि बिजली तार के निर्माण की जो बात कही गई है वो भी इस दूसरे कैटेगरी यानी विनियमित जो गतिविधियां हैं उन्हीं में शामिल किया गया है। जो तीसरी कैटेगरी रखी गई है वो है अनुमति प्राप्त, यानी कि जिनके लिए क्या है कि परमिशन दिया गया, अलाउ किया गया है। उनमें जो मुख्य रूप से है वो है पहली वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल संचयन है, यानी जो वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी को या पृथ्वी की सतह पर आता है उसके संचयन की बात कही गई है, इसको परमिशन दिया गया है। जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक कृषि होती है, उसको भी अलाउ किया गया है। कृषि और जो बागवानी है, ठीक है, जो फार्मिंग है, जो फॉरेस्ट्री है, उसको भी इस श्रेणी के अंतर्गत या इस क्षेत्र में अलाउ किया गया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि जो भी गतिविधियां होंगी उनके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाई जानी चाहिए। यानी ये कहा गया, इसके साथ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी ये कहने का मतलब क्या है कि हरित जो प्रौद्योगिकी होती है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, या जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको उपयोग किए जाने का परमिशन इसमें दिया गया है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो क्या है, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, और इसके संदर्भ में कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और ये किस नियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण के किस नियम के तहत, किस धारा के तहत ये दिए गए, और इसमें कौन सी कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में कौन सी जो एक्टिविटी है उन पर रोक लगाई गई है, किसको अलाउ किया गया है यानी परमिशन दिया गया है, और इसी के साथ कौन सी विनियमित गतिविधियां हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमने आज इको सेंसिटिव जोन को देख लिया। फिर अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।